हेलो बच्चों। तो हम जहाँ पर थे पहले अध्याय का जो आपका आज आगे उससे पढ़ते हैं। तो भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरे के साथ बांटते हैं, ठीक है। और दूसरे के मन की भावना को हम समझते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। तो भाषा दो प्रकार की होती है, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा के कौन से उदाहरण हैं? वार्तालाप करना और टेलीविज़न देखना और कहानी सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और लिखित भाषा के उदाहरण हैं समाचार पत्र, सूचना पत्र और ईमेल। और कुछ भी लिखा हुआ हो वो है लिखित भाषा का जो है वो उदाहरण है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं मातृभाषा पर। मातृभाषा हम किसे कहते हैं? तो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी भाषा वह अपने आप सीख जाता है। परिवार तथा माँ द्वारा बोली जाने वाली वो भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है उसकी मातृभाषा कहलाती है। बंगाली परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा बंगाली तथा पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होती होती है। तो जैसे हमारे यहाँ उड़ीसा में जो बच्चे जन्म होते हैं वो क्या उड़िया बोलना सीखते हैं पहले। तो हमारी मातृभाषा क्या है? उड़िया है, ठीक है। तो राजभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा के बाद आते हैं राजभाषा पर। राजभाषा किसे कहते हैं? तो सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संपर्क भाषा क्या है? कि हिंदी भारत के लगभग सभी राज्यों के लोगों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में व्यवहार में लाई जाती है। इसीलिए इसे भारत की संपर्क भाषा भी कहा जाता है। तो हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे भारत के ज़्यादातर लोग समझते हैं और बोलना जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हिंदी भाषा है हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है और संपर्क भाषा भी हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा क्या है? तो जो भाषा किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। बोली किसे कहते हैं? किसी भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है जो विकसित होकर भाषा बन जाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी आदि बोलियां हैं। तो बोली वो उसे कहेंगे हम जो किसी विशेष स्थान में बोली जाती है, जो विभिन्न जो दूसरे हिस्सों में नहीं बोले जाते, ठीक है। तो विशेष स्थान होते हैं, विशेष क्षेत्र में ही एक तरह की भाषा बोली का उपयोग होता है जो वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। और इससे हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते। मानक किसे कहते हैं? मानक भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। तो लिपि किसे कहते हैं फिर, ठीक है। तो भाषा को हमने लिखने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपियों के माध्यम से हम भाषा को शब्द का रूप देते हैं, ठीक है। तो मौखिक भाषा का मूल रूप है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए चिन्हों की निश्चित व्यवस्था लिपि कहलाती है। तो जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, तो उन्हीं को हम संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग ढंग होता है, इसलिए प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। नेपाली, संस्कृत, मराठी, कोंकणी व संथाली भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी,
फ्रांसीसी व जर्मन की लिपि रोमन है। तो हम अपनी भाषा को जो संकेतों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं लिखने के लिए लिखित रूप में, तो उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? तो ध्वनियों से वर्णों, वर्णों से शब्दों, शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। भाषा में वर्ण, शब्द व वाक्य एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। इनसे संबंधित नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से हम सीखते हैं। तो व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के प्रमुख पांच भागों में व्याकरण को प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है, और वे हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ठीक है, तो देखिए वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार में सभी वर्णों, उनके उच्चारण तथा उनके भेदों आदि पर विचार किया जाता है तथा उनकी संख्या, आपसी संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सभी वर्णों के उच्चारण तथा भेदों को विचार किया जाता है, वो है वर्ण विचार। दूसरा है व्याकरण में शब्द विचार। तो शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, उनके भेदों तथा उनकी रचना आदि पर विचार किया जाता है। शब्द की रचना और उसके स्वरूप और भेदों की और ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, वो है शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य के स्वरूप, रचना तथा भेदों आदि पर विचार किया जाता है एवं वाक्य की शुद्धता पर विचार किया जाता है। चिन्ह विचार। इस अध्याय में वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों पर विचार या अध्ययन किया जाता है। 5 नंबर है छंद विचार। इस अध्याय में छंद की परिभाषा, उनके स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। काव्य साहित्य में इसकी विशेष महत्ता है क्योंकि छंद काव्यों में प्रयोग होते हैं, इसलिए छंद विचार ज़्यादातर काव्य में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए दोहराते हैं, आओ दोहराएं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। 2 नंबर, भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक व लिखित। अपनी बात को बोलकर कहना मौखिक भाषा कहलाती है। अपनी बात को लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा है। परिवार में बच्चे द्वारा सबसे पहले सीखी गई भाषा मातृभाषा होती है। राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली गई भाषा राष्ट्रभाषा होती है। सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा होती है। बोली भाषा का स्थानीय रूप है। मानक भाषा भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है। तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है और व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। और एक मैं बात बताऊं कि व्याकरण के 5 विभाग हैं, वो है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार तथा छंद विचार। तो इतना आप पढ़िए और आगे जो आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।